आईएमएफ ने इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है इसको रिकॉग्नाइज किया है दुनिया के सबसे बड़े रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम के रूप में। ये जो खबर है ये आई है लोकसभा के सेशन से, जो भी विंटर सेशन चल रहा है, तो उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी जी ने एक रिटन रिप्लाई में लोकसभा में ये इंफॉर्मेशन शेयर करी है कि आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स, जिसमें अगर हम बात करें तो इंडिया के जो यूपीआई है वो सबसे नंबर 1 पोजीशन पे है। और किस मामले में? ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के मामले में। मतलब इससे बड़ा जो कह सकते हैं रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम दुनिया में और कोई भी नहीं है। तो ये न्यूज क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, यूपीआई की परफॉर्मेंस क्या है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये जो रिकॉग्निशन है ये हाईलाइट करता है इंडिया की जो एब्सोल्यूट डोमिनेंस है ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट लैंडस्केप में। मतलब जितना बेहतरीन, जितना ज्यादा एफिशिएंट और जितना ज्यादा एक्सेप्टेबल या फिर कह सकते हैं अडॉप्टेबल जो सिस्टम एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है, जो कि यूपीआई के रूप में आया है, दुनिया भर में ऐसा सिस्टम मिलना मुश्किल है। और ये आप इसी से समझ सकते हैं कि इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी इसकी बहुत अच्छी खासी रिकॉग्निशन है। तो यहाँ पे जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम, ये जो रिपोर्ट है इसके आंकड़े रखे गए जिसके आधार पे आईएमएफ ने इसको रिकॉग्नाइज किया, बात बताई गई। तो इसमें यह बताया जाता है कि जो ग्लोबल मार्केट शेयर है, अगर हम पूरे दुनिया भर में देखें, जो रिटेल रियल टाइम फास्ट पेमेंट की बात हो रही है, तो उसमें यूपीआई 49% जो है काउंट करता है। पूरी दुनिया भर में जितने इस तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं रियल टाइम पेमेंट के डिजिटल माध्यम से, उसमें 49% ट्रांजेक्शन्स केवल यूपीआई के माध्यम से ही होते हैं। सोचिए 51% में पूरी दुनिया है, बल्कि 49% के लिए यूपीआई से। और यहाँ पे बात हो रही ट्रांजेक्शन वॉल्यूम की। मैं इसको कई बार बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा, दो टर्म आते हैं इसमें, एक होता है ट्रांजेक्शन वॉल्यूम और एक होता है ट्रांजेक्शन वैल्यू का। दोनों में डिफरेंस ऐसे समझिए कि अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, एक दिन आपने पेमेंट किया, किसी को एक पेमेंट किया 10 रुपए आपने भेजे, फिर दूसरी पेमेंट किसी और को किया, उसको आपने 20 रुपए भेजे, तीसरी पेमेंट आपने किया, उसको आपने 50 रुपए भेजे, तो आपकी जो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम रहा, कितने ट्रांजेक्शन आपने किया, तो इससे समझ में आता है कितनी बार आपने किया, 3 बार किया। ट्रांजेक्शन वॉल्यूम कितना है? 3। ट्रांजेक्शन वैल्यू की बात करेंगे तो ये आप ऐड करेंगे 50, 30, 80, मतलब 80 रुपए ट्रांजेक्शन वैल्यू हुई। तो ये जो टॉप किया है यूपीआई ने ट्रांजेक्शन वॉल्यूम में, किया है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से हो रहे हैं। और ये बताता है तो जो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है इंडिया का रिकॉर्ड किया गया 129.3 बिलियन ट्रांजेक्शन जो हैं वो हुए, जिसके आधार पे ये जो डेटा है वो निकल के आता है। मतलब इतना ट्रांजेक्शन वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं, 49% है दुनिया भर का, तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं। आगे हम बात करें इसमें ग्लोबल कंपैरिजन की, तो आप फर्स्ट और सेकंड में ही आपको समझ में आएगा क्या अंतर है। इंडिया के यूपीआई का ट्रांजेक्शन इतना रहा, 49% शेयर है। दूसरे नंबर पे ब्राजील का पिक्स रहा जिसका 37.4 बिलियन ट्रांजेक्शन है, मतलब 14% शेयर है। फर्स्ट जो यूपीआई है उसका 49%, सेकंड नंबर का केवल 14% शेयर है। थाईलैंड का 20.4 बिलियन, चाइना का 17.2 बिलियन, 6% शेयर इसका है। तो आप देखेंगे ये टॉप की 4 कंट्रीज हैं ग्लोबल कंपैरिजन के लिहाज से। अगर हम आगे बात करते हैं यूपीआई की परफॉर्मेंस की, तो एक मैंने आपको थोड़े दिन पहले अभी वीडियो दी थी, आपने नहीं देखे देखिएगा, नवंबर 2025 की परफॉर्मेंस बताई गई यूपीआई की। उसमें बहुत सारा डेटा है, तो उसी का एक डेटा मैं लेके आया हूँ कि नवंबर 2025 का ही अगर आप केवल ओवरव्यू देखिए तो आपको समझ में आएगा कि नवंबर में यूपीआई का जो टोटल वॉल्यूम रहा, वॉल्यूम आप समझ रहे हैं ना, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, वो 20.47 बिलियन रहा केवल एक महीने में। और टोटल वैल्यू है 26.32 लाख करोड़ रुपए इसका ट्रांजेक्शन हुआ, जो कि आप अगर देखेंगे ना ईयर ऑन ईयर तो 32% का ग्रोथ दिखाता है। मतलब पिछले साल नवंबर 2024 से इस साल में 32% का ग्रोथ है। और वहीं पे अगर वॉल्यूम, यहाँ पे वैल्यू की बात करेंगे तो इसमें 22% का ग्रोथ दिखाता है। तो ये मतलब बता रहे हैं कि यूपीआई ना ऐसे नहीं कि अच्छा एक बार चढ़ा और उसके बाद एकदम सामान्य हो गया, नहीं नहीं, यूपीआई तेजी के साथ आगे बढ़ता ही जा रहा है। ईयर ऑन ईयर इसका आप ग्रोथ देखेंगे ना तो 10-20% नहीं, 32%। अगर आप 2 साल का निकालेंगे तो 70% से ज्यादा का ग्रोथ यूपीआई का आता है वॉल्यूम के लिहाज से। तो ये मतलब यूपीआई की ग्रोथ की पूरी स्टोरी है। आगे हम बात करें यहाँ पे कि जो यूपीआई का सक्सेस मॉडल है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या क्या है, ब्लूप्रिंट जो है, अगर दुनिया भी इसे फॉलो करे तो उनके यहाँ पे इस तरह के सिस्टम्स बन सकते हैं। जैसे आप अगर सबसे पहली बात तो यूपीआई के बारे में जानते हैं कि इसका ओपन आर्किटेक्चर
आर्किटेक्चर है, इंटर ऑपरेबिलिटी है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि यूपीआई किसी एक खास कंपनी की ऐप है, अब अगर आपके पास ही उसी कंपनी की ऐप होगी तभी आप पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। यूपीआई का कार्यविधि ऐसे समझिए, मैं बहुत ही लेमैन टर्म में समझाने का प्रयास करता हूँ ज़्यादा टेक्निकल हुए बिना। एनपीसीआई ने एक पूरा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, पूरा जो है इसका प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, जिसको हम यूपीआई के नाम से जानते हैं। अब इसका काम क्या है, यूपीआई के अंतर्गत जितने भी बैंक्स हैं वो सारे कनेक्ट हैं, उसके जो कस्टमर्स हैं उनका डेटा यहाँ पे आता है, मतलब सारा जो डेटाबेस है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है, किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, सारी चीज़ें, उसके ऊपर आपका यूपीआई ऐप ऐसे बिल्डअप है। अब ये है कि ऊपर जो कंपनियां हैं वो अपना अपना कवर लगा करके इसी यूपीआई का प्रयोग कर रही हैं। मतलब आप अगर जीपे की बात करें, पेटीएम की बात करें, अमेजॉन पे की बात करें, ऐसी जितनी भी पेमेंट की कंपनियां हैं यूपीआई का इस्तेमाल कर रही हैं, तो ये नहीं कि मतलब जीपे ने, गूगल पे ने अपना एक अलग ऐप डेवलप किया और वो सारे बैंक से टाई अप किया, नहीं। जी पे केवल एक आवरण है, ऊपर का कवर है, समझिए। वो जो फंक्शनैलिटी है वो यूपीआई की ही यूज कर रहे हैं। सेम काम पेटीएम, सेम काम अमेजॉन पे। मतलब ये समझिए, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर यूपीआई डाउन है, यूपीआई का सर्वर अगर डाउन है तो ये सारे ही डाउन रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यूपीआई डाउन है लेकिन मेरा गूगल पे चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या काम करते हैं कि आप किसी ना किसी एक ऐप के थ्रू रजिस्टर होते हो, अपने आप को रजिस्टर करते हो, तो वो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है यूपीआई के पास जाता है, यूपीआई के माध्यम से आपका बैंक अकाउंट वगैरह कंफर्म होता है, फिर वो अटैच होता है। तो अब आप जब पेमेंट करते हो तो गूगल पे से पेमेंट, क्या गूगल पे ने इस डेटा को आगे प्रोसेस के लिए भेजा यूपीआई में, यूपीआई के माध्यम से वो जिस अकाउंट से पैसे कटने हैं, जिस अकाउंट में जाने हैं, वो सारी चीजें होती हैं, ये सारी एक्नॉलेजमेंट वापस भेज जाती है जो आपको ऐसे दिखती है। तो सारा काम यूपीआई कर रहा है, गूगल पे नहीं कर रहा, उसमें कोई भी बैकएंड का काम, सारा काम क्या है, यूपीआई का ही हो रहा है। तो इसके माध्यम से सारी चीजें होती हैं। तो ऊपर केवल कवर है, मतलब अलग अलग ऐप आकर के अपना कवर बना सकते हैं, माध्यम यूज करेंगे यूपीआई का ही, जिसके माध्यम से सारी चीजें हो रही हैं। इसीलिए इंटरऑपरेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि एसबीआई का यूपीआई अलग है और एक्सिस का यूपीआई अलग है, ऐसा नहीं होगा भाई। यूपीआई सबके लिए एक है, बस वहां पे जाकर के वो जुड़ते हैं। तो आप किसी भी बैंक का अकाउंट जो है आपका रहे, आप यूपीआई के माध्यम से ऐड कर सकते हो। एक ही यूपीआई आईडी में कई सारे अकाउंट यूज कर सकते हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे सुविधाएं देती हैं। और यही इसको इंटरऑपरेबल बनाता है। मतलब आपके पास अगर गूगल पे है और सामने वाले के पास पेटीएम है, तब भी आसानी से पेमेंट हो जाए, क्योंकि दोनों का जो बेस स्ट्रक्चर है वो सेम ही है ना, आसानी से हो जाती है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से यूपीआई काम करता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सीमलेस ट्रांसफर होता है, चाहे कोई भी बैंक हो, चाहे कोई भी ऐप हो, आप गूगल पे के माध्यम से किसी बैंक में पैसा भेज सकते हैं। आप जो है गूगल पे के माध्यम से पेटीएम, अमेजॉन पे या फिर जो फोन पे है, कहीं भी पैसा भेज सकते हो। ऐसा कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमारी ऐप होनी चाहिए तभी हो पाएगा, है ना। तो ये सबसे इसका बड़ा सबसे बेहतरीन फीचर ये आता है। फिर दूसरी इसकी खास बात है जीरो कॉस्ट टू लो कॉस्ट। मतलब कि यहाँ पे जो एमडीआर फी होती है, मतलब जो मर्चेंट की जो फीस होती है, डिस्काउंट रेट जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे नहीं लगता है। जैसे आप अगर किसी दुकान पे जाइए और कहें मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगा, तो फट से आपसे कह देंगे कि ठीक है 2% आपको और करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 2% फीस है, जितने मान लीजिए आपने 1,000 रुपए की पेमेंट करी है, तो इसका जो 2% होगा वो दुकानदार के अकाउंट से कटता है। क्यों? ट्रांजेक्शन फीस के रूप में। तो दुकानदार अपने अकाउंट से नहीं कटवाते हैं, वो आपसे ही कहते हैं हम 2% ज्यादा लेंगे। तो ये होती है एमडीआर फीस। तो यहाँ पे क्या सीन है कि यूपीआई में भी किसी तरह की कोई एमडीआर फीस नहीं, इसलिए आप किसी को पेमेंट करते हो तो किसी तरह की कोई कॉस्ट नहीं लगती, और कहीं पर लगती है, लगने की बात हो रही तो वो भी लो कॉस्ट है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि 2,000 या 5,000 के ऊपर अगर आप कर रहे हो तो वहां पर ऐसी लगने की उम्मीद है या लग सकती है, वो भी बहुत लो कॉस्ट है, उतना नहीं जितना मतलब जनरली देखा जाता है ट्रांजेक्शन फी के रूप में वसूला जाता है, उतना नहीं है। फिर इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है गवर्नमेंट का पुश। मतलब गवर्नमेंट ने भी अच्छा खासा पुश किया है यूपीआई को जनता के बीच, जनता से कनेक्ट करने के लिए। इसके लिए एक पीआईडीएफ जो स्कीम है वो लाई गई थी। मतलब इसका होता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम, जिसके माध्यम से जो टीयर 3 से टीयर 6 सिटीज हैं उनमें 5.45 करोड़ डिजिटल टच पॉइंट जो है वो डेवलप किए गए, जहां पे आपको पीएस मशीन, दुकानदार, बाकी सब देखने को मिलते हैं, जिनके माध्यम से आप कहीं भी, आज तो इंडिया में आप छोटे से छोटे दुकान पे चले जाओगे, वहां पर भी आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट
पेमेंट कर सकते हो। यहाँ तक कि आजकल तो जो भिखारी भी हैं वो भी क्यूआर कोड लेकर के चलते हैं, आपके पास कैश नहीं है आप स्कैन करके दे दो, है ना, इस तरह का सिस्टम है। इसे कहते हैं असली फाइनेंशियल इंक्लूजन, एकदम लोअर लेवल तक ये पहुंच चुका है। और यहाँ पर गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम्स वगैरह लाई कि भीम यूपीआई वगैरह यूज करने को लेकर के, रुपए का जो नेटवर्क है उसको यूज करने को लेकर के, ताकि जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए भारत में जो अभी वर्तमान व्यवस्थाएं चल रखी हैं, बहुत सारे जो कंपनियां अलग अलग जो माध्यम है जैसे वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, उनके बजाय अपने देश का बनाए हुए जो नेटवर्क्स हैं, जो अपने देश के बनाए माध्यम हैं, उनका प्रयोग करिए। उसके लिए सरकार ने बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यूपीआई एक ग्लोबल मॉडल बन के निकला है। मतलब यूपीआई सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड भर में एक बेहतरीन मॉडल है, जिसको सारे देश पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और कॉपी करने का प्रयास करें। इस तरह का कुछ सक्सेस वहाँ भी देखने को मिले। फिलहाल अगर कोई देश यूपीआई जैसा ऐप बना भी ले, और कई सारे देशों में चल भी रहे हैं इस तरह के ऐप, ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में इस तरह का है, बहुत सारे देश में, चाइना में, आपका यूरोप में इस तरह के ऐप हैं, लेकिन वो ट्रांजैक्शन वैल्यू को कभी रीच नहीं कर पाएंगे इंडिया, क्योंकि इंडिया की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और इंडिया में ये जो यूपीआई है केवल एक एलीट वर्ग तक नहीं है बल्कि वो एकदम ग्रास रूट लेवल तक पहुंच चुका है। तो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम हमेशा ही हाई रहने वाला है, बीट करना बहुत ही मुश्किल काम है। कोई कर भी सकता है तो चाइना कर सकता है, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है। तो ये थी पूरी न्यूज़, आई होप आपको समझ में आई होगी। आपका क्या ओपिनियन है इस पर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।